अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं रिकॉर्ड जरूर करता हूँ लेक्चर को ना, ठीक, तो ऐसे ही दिल करता है कभी कभी। हाँ ठीक, हाँ मेरा अपना एक यूट्यूब का चैनल भी है, मैं ओबियसली वहाँ पे पूरे अपलोड करता हूँ, पूरे सारे मेरे रिसोर्सेस मटेरियल्स वहाँ पे अपलोडेड हैं। ज़िशान एकेडमी, ठीक, ज़िशान एकेडमी मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, और उस पर भी लास्ट ईयर के जो मेरे HTML और इनके PHP के नोट्स थे, तकरीबन 70-80 के करीब वीडियो लेक्चर्स हैं, वो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उस पर, ठीक है, तो यू कैन फाइंड दैट एज वेल। सिमिलरली उसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो इसी हिसाब से एक प्रैक्टिस है कि रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलें, लेट्स बिगिन नाउ। सो basically today we need to discuss HTML very quickly. I know it's a very easy topic as well, most of you already aware of it कि what HTML is. इसमें हमारा मकसद होगा बेसिकली टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ HTML और उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। लाइक आई सेड कि मैं इसके बिल्कुल एब्सोल्यूट डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ HTML की जब हम बात करते हैं, बेसिकली HTML इज कंसिडर्ड एज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो, या फुल फॉर्म कह लें, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। HTML is a primary language that we use for web development, or sorry, web designing in other words. दुनिया की हर वेबसाइट आज तक प्राइमरीली सबकी सब HTML के थ्रू बनाई गई है, तो जितना भी हम काम करते हैं बेसिकली वो HTML के थ्रू हो रहा। जितना भी ऑनलाइन, चाहे आप फेसबुक भी उठाओ, बेसिक उसके अंदर HTML है ही है, HTML के ऊपर फिर सारा स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है। चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे गूगल हो, चाहे हॉटमेल हो, चाहे MSN हो, एनी सर्विस दैट यू टेक, एवरी सिस्टम बेसिकली has what we call HTML as its base. Every दुनिया की वेबसाइट जो है वो HTML से स्टार्ट होती है, उसके बगैर कोई वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, डिस्प्ले नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, और HTML तकरीबन 1995 से स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक HTML अपनी जगह पे कायम है। बाकी लैंग्वेजेस पुरानी हो गई, नई आ गई, सी थी, कोबोल थी, पास्कल थी, फिर C++ आई, फिर जावा आई, फिर आजकल पाइथन आ गई है। लैंग्वेजेस वर्ल्ड की चेंज होती रह रही हैं। HTML एक ऐसी चीज है जो आज तक कायम और दायम है, क्योंकि इतनी आसान जबान है, इतनी बेहतरीन जबान है कि उसके बाद उन्होंने कहा यार और किसी चीज बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक। बेसिकली HTML इज कंसिडर्ड अ लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन टैग्स। HTML का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि हमने हर चीज टैग्स की सूरत में बना के रखनी है, ठीक। टैग्स हमारे पास क्या हुए, टैग्स हम यूज करते हैं इन दिस फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ गया, मैंने स्टार्ट किया टैग, क्लोज किया, और फिर बैकस्लैश, oops सॉरी, अब दिमाग में बात आ रही है, ठीक है, ये टैग आ गया। दिस इज कॉल्ड अ टैग। बाय दिस वी मीन कि ये जो ब्रैकेट स्टार्ट किए उसमें टैग का नाम आ गया, और फिर ब्रैकेट क्लोज किया। इसी तरह से फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बैकस्लैश दिया, वही टैग का सेम नेम आएगा, ब्रैकेट क्लोज किया। दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टिंग टैग, दिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडिंग टैग। पूरी HTML का दारोमदार इस टैग के ऊपर है, हमने सिर्फ नाम तब्दील करना है, स्ट्रक्चर उसका यही है, ओके। एंटायर HTML बेसिकली सेज कि मैं सिर्फ टैग्स को इस्तेमाल करूंगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला, वी से HTML इज नॉन हैज बेसिकली नो स्ट्रक्चरल रूल्स, कि HTML में कोई स्ट्रक्चरल रूल्स नहीं है। इसी वजह से HTML यूज करना सबसे आसान भी हुई और सबसे प्रोमिनेंटली आज तक इस्तेमाल की जा रही है। इससे पहले हम दो चीजें कहते हैं, एक कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक कहलाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग में क्या फर्क हुआ? जिसमें स्क्रिप्ट हो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं ऐसा नहीं है यार, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क और भी रखो यार। Yes, programming language is a language that contains logic, that contains decision making statements. A programming language technically is considered to be a language जिसके अंदर हमारे पास लॉजिक हो, लूप्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट्स हो, डिसीजन मेकिंग की पावर हो, फंक्शंस हो, मेथड्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, क्लासेस वगैरह हो, ठीक, जिसके तहत हम डेटा वेरिएबल्स में स्टोर करें, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक, डेटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकें, दैट बिकम्स आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हुई
वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, डेटा के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन करते हैं, लॉजिक से कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट से डिसीजन मेकिंग करते हैं, लूप्स लगाते हैं वगैरह वगैरह। जावा हुई, पाइथन हुई, आपकी सी शार्प हुई, विजुअल स्टूडियो हुई, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हेन वी टॉक अबाउट HTML एज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज, वी से इस भाईजान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। ये वो वाहिद बंदा है जो कहता है कि यार मेरे पास मुझे इस प्रॉब्लम में पढ़ना ही नहीं है कि क्या इफ, क्या एल्स, क्या वेरिएबल्स, क्या लूप, क्या लॉजिक, कुछ भी नहीं। सादा लफ्जों में सिर्फ टैग्स हैं, जो टैग आप इस्तेमाल करोगे वो काम मैं करूंगा, बस ना इफ ना दैट। ठीक, वो कहता है ना चू ना चा वाला कहानी। जो चीज हमने टैग्स में दी वो चीज उसने एग्जीक्यूट की, खत्म। इस वजह से उसने सारे कायदे कवानीन खत्म कर दिए ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर्क विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम कहते हैं पहले वॉइड मेन लिखो C++ के हवाले से। वॉइड मेन नहीं होगा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, सबसे पहला स्ट्रक्चरल रूल आ जाता है। फिर वॉइड में वॉइड की स्पेलिंग सही हो, मेन में मेन की स्पेलिंग सही हो, मेन के बाद 2 ब्रैकेट्स देना लाजमी है, एक ब्रैकेट देके मैं छोड़ दूं तो एरर आ जाएगा। फिर ब्लॉक स्टार्ट करो, ब्लॉक क्लोज नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक, इफ लिखेंगे तो इफ की स्पेलिंग सही हो, इफ के बाद ब्रैकेट दो, फिर ब्रैकेट में कोई कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन का रिलेशनल ऑपरेटर यूज करो, फिर उसका जवाब ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, एल्स होगा तो क्या होगा, ब्लॉक स्टार्ट, ब्ला 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 चीजें। आधी उम्र इसी को समझने में गुजर जाती है। इसीलिए HTML भाई ने कहा कि भाई जो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ मुझे टैग का नाम बताओ, मैं काम अपना खुद ही करूंगा, बाकी जो दिल में आए आप लिखो। देयर इज नो स्ट्रक्चरल रूल इन HTML एज लॉन्ग एज यू फॉलो ओनली वन प्रिंसिपल कि यार आपने टैग्स इस्तेमाल करने हैं जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से। अगर आपने गलत भी कर दिया तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई आपकी मर्जी। ठीक, ये बड़ा इज्जत, वो कहता है ना बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान है, बड़ी आराम से चलता है, कोई चूचा नहीं करता। बिकॉज वन मेजर एस्पेक्ट इज कि HTML इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इट इज नॉट कंपाइल्ड। C++ कोड हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलर का काम क्या है ना, कंपाइलर का काम क्या है, ठीक, कंपाइलर का बेसिक इशू है कि इट इवेल्युएट्स योर कोड फॉर सिंटैक्स करेक्शन, इट इवेल्युएट्स योर कोड फॉर स्ट्रक्चरल करेक्शन, कि स्ट्रक्चरली आपने सिंटैक्स वाइज कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा, वॉइड और मेन लिखा है कि नहीं लिखा। वॉइड होगा फिर मेन आएगा, यह भी शर्त है, स्ट्रक्चरल रूल में आ जाता है। फिर वॉइड मेन है तो ब्रैकेट आना भी लाजमी है, स्ट्रक्चरल रूल है। ब्लॉक, फिर ब्लॉक आएगा, ब्लॉक आया तो क्लोज भी होगा, ये स्ट्रक्चरल रूल है। कंपाइलर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग आवर स्ट्रक्चरल कंडीशंस, सिंटैक्स बेस्ड कोड को चेक करता है, स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर पूरा चीज। HTML ने कहा सानू इस पढ़े विच पढ़ना ही नहीं है। ठीक, वो कहता है भाई ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं स्क्रिप्टिंग हूं, मुझे सादा लफ्जों में टैग बताओ, मैंने टैग का काम करना है, बस। कोई कंपाइल टाइम नहीं होता। इट इज व्हाट वी कॉल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेट का मतलब यह कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन कोड आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, दैट्स इट। नहीं, यही मजे की बात, यही मजे की बात कि HTML टेक्निकली स्ट्रक्चरल को चेक नहीं करता। हाँ, नहीं, मैं HTML की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हर लैंग्वेज का अपना असूल है। पाइथन के अंदर भी इंटरप्रेटर यूज होता है, पर पाइथन एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें आप इवन जो टैब्स बेस्ड हम करते हैं, इफ के लिख के टैब नहीं दबाओगे तब भी गड़बड़ कर देता है, तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसीलिए पहला उसूल हमने लिखा कि भाईजान ये कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, ये बड़ा शरीफुल नस पीर मौला, क्या कहते हैं, पीर वो बंदा है हमारे पास, अल्लाह मियां की गाय टाइप का। हर लैंग्वेज का इंटरप्रेटर अलग होता है, ये अलग एक कॉमन सी चीज है। C++ का इंटरप्रेटर अलग है, C++ में आप जावा नहीं चला सकते। जावा का आपका कंपाइलर और उसका एग्जीक्यूटर अलग है, उसमें आप C++ का कोड नहीं डाल सकते। पाइथन का अलग है, पाइथन में सिर्फ पाइथन चलता है, उसके SDK अलग है। विजुअल स्टूडियो का अलग है, C# का अलग है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यहां पे हम बात कर रहे हैं HTML की। HTML का इंटरप्रेटर कहता है भाई कोई रूल नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, टैग को आप सिर्फ इज्जत से फॉलो करो, बाकी आपकी मर्जी। इसको इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट इसको करता है ब्राउजर, ठीक। इसका कोड हम लिखते हैं नोटपैड में, और
फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट्स के अंदर भी, आप इसको लिखते हो कोड ब्लॉक्स के अंदर भी, ठीक है। आप इसको कोड ब्लॉक से, ये है हो गया PHP स्टॉर्म हो गया, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, आप इसको ब्रैकेट्स में लिखो, आप इसको किसी भी एप्लीकेशन में लिख सकते हो। इसीलिए वेब डेवलपमेंट बहुत आसान है हमारे लिए कि आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती। HTML का कोड आप किसी भी एडिटर के ऊपर लिख सकते हो, ठीक। एग्जीक्यूट इसको हम ब्राउजर में करते हैं। ब्राउजर भी बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर में दुनिया में मौजूद है, कोर कोई नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है ही है। सो वी राइट अ कोड इन नोटपैड और ब्रैकेट्स और PHP स्टॉर्म हो गया और कोड ब्लॉक्स हो गया, या हजारों इसके एडिटर पड़े, नोटपैड प्लस प्लस में हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया, पावर पॉइंट में लिख दिया, आप एक्सेल में लिख दिया, जहां पे कोड लिखने की आपको सलाहियत मिल रही है आपको लिख दो, टेक्स्ट लिखने की सलाहियत मिल रही है आप लिख दो। सिर्फ शर्त ये कि फाइल को जो है ना सेव एज .html, ठीक, फॉर एग्जाम्पल name.html, ये इसके कुछ हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। जिसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। सेव एज .html, एक टैग्स दोड़े डाल दो, टैग्स के बाद आपने HTML में इसको सेव करना है। अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैंने नोटपैड खोला हुआ है, नोटपैड में ये होता है कि व्हेन यू सेव फाइल एज अ नोटपैड यूजिंग नोटपैड इन अदर वर्ड्स, तो वो .txt लगा देता है। नॉट ऑन ऑल विंडोज वर्जन, शायद लेटेस्ट में नहीं लगा था, लेकिन कुछ कुछ विंडोज के वर्जन ऐसे हैं जिसमें वो .txt लगा देता है। तो हमें थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा that when you save your file as a .txt or as a .html using notepad, तो notepad might include .txt, so what we do is हम ब्रैकेट लगा देते हैं, सॉरी txt हटा के .html इन्वर्टेड कोटेशंस लगा दी। ये नोटपैड की है, इसका HTML से कोई ताल्लुक नहीं है। नोटपैड के अंदर जब आप सेव करने बैठे तो उसको डबल कोटेशंस हम लगा देते हैं, तो वो क्या करेगा, ये नोटपैड का हैक है कि अब वो अपनी एक्सटेंशन उस पर नहीं लगाता। इससे हम किसी भी एक्सटेंशन में फाइल नोटपैड के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डबल कोटेशंस लगा दी, इससे क्या होगा कि अब मेरी फाइल जो है वो .html करके सेव हो जाएगी, ठीक। सो हमने स्ट्रक्चरल रूल्स की बात की कि इसमें नो स्ट्रक्चरल रूल्स, इस पर थोड़ा और बात करते हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन द कोड नाउ, ठीक है। सो इफ आई कम बैक हियर इनटू माय स्लाइड्स, तो इसमें भी यही बातें हमने लिखी हुई हैं। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए फॉर्म करता है, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज, ठीक है। अब यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज का मतलब ये कि ये स्ट्रक्चरल रूल नहीं है, वो अलग बात थी। यहां पे ये कह रहा है कि HTML से हम वेब पेज का कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि कहां पे क्या चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दूसरे कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम टैग्स के अंदर उसके नाम के साथ पहचानते हैं, ठीक है। तो जो टैग्स हुए उस टैग्स के अंदर हम एक्चुअली एलिमेंट्स जो हैं वो रख रहे होते हैं। एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट एरिया। जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली ब्राउजर को बताते हैं कि भाई मेरे कंटेंट को किस तरीके से दिखाना है। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट्स, या जिसको हम कह रहे हैं टैग्स। तो ये जो टैग्स थे, ये टैग्स आपके ब्राउजर को बताते हैं कि भाई आपने डेटा को किस तरीके से दिखाना है, बस, और कोई इस पर टेक्निकल इंस्ट्रक्शन नहीं है। और ये अगेन खुद ही करता है, हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चरल कोड के ऊपर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कोड यूजिंग समथिंग कॉल्ड नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें मैं न्यू फाइल कर देते हैं, ठीक है। और इस पर मैंने लिख दिया HTML/HTML, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, कंट्रोल S प्रेस किया और इसको मैं सेव कर देता हूं वेब सिस्टम्स क्लास, न्यू फोल्डर, BSIT इवनिंग, उप्स कहाँ गया, ठीक है, FIRST first.html। रिमेंबर आपने HTML एक्सटेंशन देना लाजमी है। Whenever we save HTML कोड, इट इज एसेंशियल कि आप HTML फुल फॉर्म में लिखें।
उसके बाद लेट मी राइट बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर मैं उसको दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास कोड आ गया। नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक HTML कोड। अब इसमें भी हमने किया क्या, वही टैग स्टार्ट किया, ठीक, टैग स्टार्ट किया और यहां पे उस टैग को हमने एंड किया, ये HTML का टैग आ गया। फिर मैंने हेड, ये भी टैग आ गया, एलिमेंट जिसे हम कह रहे हैं। तो अब स्टार्टिंग वही है, सिर्फ नाम अब इसमें जो भी हम देना चाहें, नाम हमने हेड दिया हुआ है, ये एक और टैग आ गया, इसमें बॉडी आ गई। दिस इज नोन एज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML कोड। अब जहां पे हमने बात की कि यार HTML इज नॉट ए स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, ठीक है, टेक्निकली उसमें कोई सिंटेक्स वाइज स्ट्रक्चरल रूल्स नहीं है। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये सब टेक्निकली फजूल कहानी है। टेक्निकली नहीं, जनरली फजूल कहानियां। चले, लफ्ज टेक्निकल यूज नहीं करता मैं। हाँ, अब जब हम कहते हैं कि भाईजान HTML एक शरीफुल नफ्स इंसान है, एक बड़ा क्या कहते हैं डाउन टू अर्थ और अल्लाह मियाँ की गाय है, इसका मतलब ये कि मैं बॉडी ना लिखूं तब भी खैर है, मैं हेड टैग ना लिखूं तब भी खैर है, मैंने बॉडी को हटा दिया कोड फिर भी चलेगा, मैंने HTML को हटा दिया कोड मेरा फिर भी चलेगा। मैंने इस पे लिख दिया हेलो, कंट्रोल S किया, फाइल सेव हो गई, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन .html दी हुई है, ये मेरा HTML फाइल बन गई। अब जहां पे मैंने कोड सेव किया हुआ है मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक, और उस फोल्डर में चला गया। नाउ बेसिकली यू कैन सी दिस कि एक फाइल बन चुकी होगी first.html। इसको जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, हेलो का आउटपुट भी आ गया। ठीक, आपको नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहा है नजर ना, ठीक है, हेलो आ गया हमारे पास। ओके, हालांकि हमने इसमें और कोई भी स्ट्रक्चरल कोड नहीं लिखा, ये टेक्निकली वैलिड HTML कोड है हमारे पास, उसमें टेक्निकली वैलिड है क्योंकि आउटपुट सही आउटपुट आ रहा है, हमें हेलो प्रिंट कराना, हेलो प्रिंट हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं था हमें। हमारा मकसद भी ये था कि ब्राउजर के ऊपर हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, तो अब यहां पे देने की वजह क्यों बैठी, क्योंकि एक हजरात हैं, वो कहते हैं ना, हर महफिल में भंग डालने के लिए कोई होता है, हर खानदान में एक फुफ्फो होती है जो फड्डे डालती है, ठीक। तो HTML के अंदर इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और एक W3 कंसोर्शियम TIUM कंसोर्शियम करके एक स्टैंडर्ड बनाया गया फॉर HTML5। बाय द वे आजकल हम HTML5 का स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, आजकल हम HTML5 के स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको कहते हैं W3 कंसोर्शियम, वर्ल्ड वाइड वेब। W3 का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW हम लिखते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के कंसोर्शियम एक कानून बनाने के लिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसने कुछ कवानीन बनाए। अब रिमेंबर HTML हैज नो रूल्स, HTML में कोई स्ट्रक्चरल सिंटेक्स रूल्स नहीं है। इसी वजह से फुफ्फो ने कहा नहीं, ये चीज, ये खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं, ठीक, जगह फड्डा डालना है, उसने कुछ कवानीन बना दिए। वो कवानीन बनाए ताकि आपकी वेबसाइट बिकम्स मोर कंपैटिबल across multiple platforms. Remember, nowadays we are not using single platform. हमारे ब्राउजर्स अलग अलग है, हमारे ब्राउजर्स अलग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग है, क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, ओपरा अलग है, एप्पल का सफारी अलग है। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग हो गए, विंडोज अलग हो गया, लिनक्स अलग हो गया, लिनक्स के फ्लेवर्स अलग हो गए, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, मिंट हो गया, वगैरह वगैरह। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बाद फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट्स अलग आ गई, एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो गया, एंड्रॉइड अलग हो गया। एंड्रॉइड के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, हर डेवलप अपना कंपनी अलग बना रही है। फिर हार्डवेयर भी अलग हो गया, पहले लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स आए, लैपटॉप्स के बाद टैबलेट्स आए, टैबलेट के बाद मोबाइल फोन्स आए। तो अब आप मोबाइल फोन्स भी यूज हो रहा है, आपका टैबलेट्स भी यूज हो रहे हैं, आईपैड्स भी यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स भी हो रहा है, लैपटॉप्स भी हो रहे हैं। लैपटॉप्स इंटेल अलग बना रहा है, AMD अलग बना रहा है, HP अलग बना रहा है, एसर अलग बना रहा है। हुआ क्या, मल्टी प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म इश्यूज आ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तब्दील हो गया, ब्राउजर भी तब्दील हो रहे हैं, प्रोसेसर्स भी तब्दील हो रहे हैं, हार्डवेयर भी तब्दील हो रहा है। तो हुण की करिए भाई, और वेबसाइट एक बनेगी। कानून ये है कि भाई वेबसाइट एक ही बनानी है, नीचे जहां सबके अलग अलग बदले हुए हैं, किबले हर किसी ने अपने अलग किए हुए हैं, खुदा एक ही है।
तो वेबसाइट एक ही बनेगी भाई। तो अब जब हम वेबसाइट एक बना रहे हैं और ऐसी वेबसाइट बनानी है दैट बिकम्स कंपैटिबल और दैट नीड्स टू बी कंपैटिबल अक्रॉस ऑल मल्टी प्लेटफॉर्म्स, तो उसके लिए फिर ये कंसोर्शियम बनाना लाजमी पड़ गया। तो इस कंसोर्शियम ने कहा कि बराए करम मेहरबानी करके ये रूल्स फॉलो करो। ये HTML के रूल्स नहीं है। HTML कहता है तुम्हारी मर्जी, लिखो कि नहीं लिखो, सानू कोई तकलीफ नहीं, मैंने आपका आउटपुट जैसे करोगे मैं दिखाऊंगा। लेकिन W3 ने कहा कि नो, बेस्ड ऑन लेटेस्ट HTML5 उसने कहा कि लेट्स मेक योर वेबसाइट कंपैटिबल, एक्सेसिबल, सर्चेबल अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, अक्रॉस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अक्रॉस मल्टीपल ब्राउजर्स। क्योंकि इतनी लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज तब्दील हो चुकी हैं, वेबसाइट एक बननी चाहिए। जी बेटा, सर अगर हम टैग नहीं लगा रहे हो, कोड तो रन कर रहा है हमारा, जो लिखा है, तो सर जो पैराग्राफ के लिए टैग देते हैं टी वगैरह, वो तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए हमें टैग लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक, मैं वही तो कह रहा हूं, तो सर ये रूल उसमें आता है। मैं अभी उस पर आता हूं। ठीक, कि मैं टैग्स नहीं लगाऊं, आउटपुट फिर भी आ रहा है। तो जब हम पैराग्राफ के, अब मैं वही कहा कि जो आउटपुट आपको चाहिए उस हिसाब से तो टैग फिर लगाने पड़ेंगे ना। अभी मुझे सिर्फ एक लफ्ज लिखना था, हेलो, मैंने लिख दिया, आउटपुट आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं हेलो ग्रीन कलर का है, तो फिर तो भाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना मैं। अब वो ये कहता है ठीक है, आप पॉइंट ये है कि उस टैग को इस्तेमाल करने के कोई रूल्स, कोई स्ट्रक्चर्स, कोई तरीकेकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हेड को यहां पे लिखा, मैंने हेड को यहां से कट किया, मैं बॉडी के बाद लिख देता हूं, मेरी मर्जी। मैंने HTML को लिखा, मैं इसको नहीं लिखता, मेरी मर्जी। मैंने बॉडी को लिखा है, मैं बॉडी को नहीं लिख रहा, क्लोज नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। मैं कोड चलाऊंगा अभी भी चलेगा। मैं ये सब हटा के कुछ नया कोड दे देता हूं, बोल्ड हेलो BSIT इवनिंग \B, ठीक, कंट्रोल S किया, ब्राउजर पर आ गए। अब क्योंकि मैंने तब्दीली की है, कोड के अंदर हमने चेंज किया है, मेक श्योर कंट्रोल S प्रेस करें, वापस कोड पर आए, कंट्रोल R रिफ्रेश, अब बोल्ड हो गया। हालांकि यहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ B लिख दिया मैंने। क्योंकि मुझे बोल्ड करना था तो मैंने टैग लगा दिया बोल्ड का, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं कोई स्ट्रक्चरल रूल नहीं है। फिर मैंने B को मैं क्लोज नहीं करता, ठीक, मैंने क्लोजिंग टैग की जगह पे कुछ और लगा दिया, कुछ और लिख दिया, कंट्रोल S किया। अब क्या होगा, बोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी बोल्ड होगा। वो कहता है भाई आपने B लगा दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैंने B लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाला कोड उसको समझ में ही नहीं आया। उसने कहा यार पता नहीं बाकी आगे आपने क्या लिखने की जहमत की है, आप जानो, आपका खुदा जाने। हम जो है वेलकम कर देते हैं यहां पे। हाँ, अब इशू यहां पर आएगा कि मैंने क्योंकि बोल्ड को क्लोज नहीं किया, मैंने कंट्रोल S प्रेस किया, यहां पर आया, और मैंने कंट्रोल R दोबारा से प्रेस किया, अब वेलकम जो आया वो भी बोल्ड हो गया। क्यों बोल्ड हुआ, क्योंकि उसने कहा यार आपने बोल्ड स्टार्ट किया है, बोल्ड को खत्म तो कितने नहीं किया, ठीक। तो इस वजह से उसको लगेगा कि अभी भी बोल्ड होता जा रहा है। ये कौन सा टैग है, सॉरी, ये कौन सा टैग है, उसको समझ में नहीं आया, उसने छोड़ दिया, कोई एतराज नहीं, कोई चूचा नहीं, अल्लाह मियां की गाय, ठीक। यही सबसे बड़ा एडवांटेज, समटाइम्स सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग इशू भी आता है कि आपको पता नहीं चलता कोड में आपने गलती की कहां है, ठीक। आगे चल के जब मल्टी डिव और हम सिस्टम्स डेवलपमेंट पर जाते हैं जहां पे पूरे डिव बेस्ड स्ट्रक्चर आता है, तो कभी कभी एक छोटे सा डिव गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आपका पूरे कोड की स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हमने किधर गलती कर दी। कभी कभी होता है ना, गलती से टाइप हो जाता है, स्पेशली जब लैपटॉप में ट्रैक पैड आते हैं ना, तो हाथ लग जाता है, कर्सर हिल गया, डॉट कहीं और टाइप हो गया, डिव खराब हो गया, पूरा कोड आगे पीछे, लेकिन आउटपुट आ रहा होता है। अब यहां पे जो जुमला हमने लिखा इस वाले पे कि HTML जो है वो पेजेस को स्ट्रक्चर करने में इस्तेमाल होता है। HTML इस्तेमाल होता है पेजेस को, कंटेंट को तरतीबवार दिखाने में। अब वो एक जगह तरतीब खराब हुई तो पूरे पेज का स्ट्रक्चर खराब होगा, पेज नजर आ रहा होगा, तरतीब उसकी खराब हो जाएगी, सिर्फ फर्क इतना आ जाता है। सो नाउ व्हाट वी डू इज वी कम बैक हियर, और फिर हम इसको कहते हैं कि भाई ये सब चीजें जो थी इसको करो बंद, इज्जत से जो है अच्छा मैंने कुछ ज्यादा अंडू कर दिया, यहां पर आ गया। फिर मैंने हेड की स्पेलिंग गलत कर दी, तब भी मसला नहीं, कोड मेरा फिर भी चलेगा। मैंने हेड को कैपिटल में कर दिया,
तब भी चलेगा। मैंने बॉडी का Y कैपिटल में कर दिया तब भी कोड चलेगा। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, केस सेंसिटिव का भी कोई इशू नहीं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल रूल ही नहीं। क्योंकि कोई रूल नहीं तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, आपकी मर्जी। आप क्लोजिंग टैग दो ना दो, आपकी मर्जी। ठीक, आप टैग देके काम कर रहे हो, बगैर टैग के अगर कोई काम आपसे हो रहा है, बगैर टैग के करो, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम फिर आती है जब W3 कहता है कि यार आप जब मल्टी प्लेटफॉर्म पे जाओगे HTML5 रूल के तहत, तो हो सकता है आपका पेज मेरे इस ब्राउजर में तो इस तरीके से सही नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं मोबाइल पे जाऊंगा तो क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है तो शायद वेबसाइट सही डिस्प्ले ना हो। अक्सर आप वेबसाइट मोबाइल पे एक्सेस करोगे ना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टूटा हुआ मिलता है, नॉन रिस्पॉन्सिव होती है। वजह ये होती है कि कहीं कहीं हम HTML टैग्स को इसके कंसोर्शियम के हिसाब से नहीं फॉलो करते, तो हमें थोड़ा सा इस चीजों को मद्देनजर रखना है। ये कंसोर्शियम कहता है कि भाई HTML टैग दो, स्टार्टिंग और एंडिंग, पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी इस दो टैग्स के दरमियान में लिखनी है। नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं, वेबसाइट फिर भी चलेगी, लेकिन वही थोड़ा सा एक कवायद और जवाबित को फॉलो करना कभी कभी लाजमी होता है। रूल नहीं है लेकिन लाजमी है करना। बात समझ में आ रही है कि रूल नहीं है, करना लाजमी है। ठीक, ताकि आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली सही से डेवलप हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल हो। तो हमने HTML टैग आपको दुनिया की हर वेबसाइट में मिलेगा। ठीक, किसी भी वेबसाइट को आप खोलो, उसकी इंस्पेक्टर में जाओगे, HTML टैग स्टार्ट होगा, एंड होगा, पूरी वेबसाइट इस दो टैग्स के दरमियान में बनेगी। इससे आपके ब्राउजर को पता चलेगा कि आप HTML डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो, क्योंकि हम ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट रीड करवा सकते हैं, बहुत सारे डेटा को दिखा सकते हैं, तो इसीलिए HTML टैग देना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। उसके बाद दो टैग्स और हमने यूज कर दिए, हेड और बॉडी का। हेड और बॉडी क्या कहते हैं कि हेड कहता है कि भाई जो डेटा आपने ब्राउजर को दिखाना है वो आप हेड में डाल दो, जो डेटा आपने यूजर को दिखाना है वो बॉडी में डालो। तो अब स्ट्रक्चरली इसने थोड़ी हायरार्की बना दी। सारा कोड HTML में डालो, स्टार्ट और एंडिंग टैग के दरमियान, इससे बाहर नहीं, एवरीथिंग इनसाइड इट। हमने कहा ठीक। फिर इसने कहा कि इस HTML के अंदर अब दो और स्ट्रक्चर बना दो, एक हेड का, एक बॉडी का। एवरीथिंग यू राइट गोज इनसाइड योर हेड टैग, दैट विल बी यूज्ड बाय ब्राउजर। वो कोड जो आपका ब्राउजर यूज करेगा, जैसे हेडर फाइल्स हुई, लिंक्स हुए, वो हम सारी की सारी मेटा डेटा हुआ, वो हेड टैग के अंदर डालो। और ये यूजर को नहीं दिखाना, यूजर का इससे ताल्लुक भी नहीं है। जो यूजर का डेटा है, जो यूजर को पेज पे नजर आएगा, वो तमाम का तमाम बॉडी टैग के अंदर लिखो। तो जितना भी वेब पेज आप दुनिया के विजिट किए हैं, जो पेज का डेटा आपको नजर आ रहा है, वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। चाहे फेसबुक आप खोल रहे हैं, ईमेल खेल रहे हैं, जीमेल खोल रहे हैं, HTML में जा रहे हैं, don.com पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको इसी तरह से मिलेगा। एवरी कोड दैट इज डिस्प्लेड टू द यूजर इज इनसाइड द बॉडी टैग। जी बच्चा। सर हेड के अंदर में टाइटल लिखते हैं, होस्ट का हो रहा होता है। हाँ, वो ब्राउजर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आई बात। अब फिर वापस थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चरल चीजों को क्विकली घुमा लेते हैं। ठीक, तो नाउ यहां पे भी हमने वही चीज लिखी, हेड HTML टैग, HTML टैग के अंदर हमारे पास हेड टैग आ गया। हेड के अंदर अब हमने लिखा है टाइटल। टाइटल इज बेसिकली अनदर टैग जो उमूमन हम हेड के अंदर लिखा जाता है। टाइटल टैग अगेन एक और टैग है। इसका काम क्या है? इसका काम यह कि जो ब्राउजर के ऊपर, आपके पेज के ऊपर जो नाम आता है वो आता है। अब अगेन ये ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है कि इस पेज का नाम क्या है। टेक्निकली ये ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है कि मैं जो पेज बना रहा हूं इस पेज का नाम क्या है, लेकिन वो यूजर को यहां पे डिस्प्ले करा देता है, तो यूजर को भी पता चल जाता है। अगर आपने टाइटल नहीं दिया तो आपकी फाइल नेम का पेज आ जाता है यहां। ठीक, तो मैंने यहां पे टाइटल दे दिया, पेज टाइटल, हेड क्लोज किया, फिर बॉडी आ गई। इसी तरह से इसमें एक और चीज हमने लिखी हुई है डॉक्यूमेंट टाइप की। ये वो चीज है जो HTML से बाहर लिखी जाती है। ठीक, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल कोड ये कि ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML5 का कोड है। अगर आप HTML5 की वेबसाइट नहीं बना रहे तो ये लाइन अमूमन आपको स्किप मिलेगी, वर्जन का कोड है। ये लिखने का मतलब ये कि मेरे डॉक्यूमेंट HTML5 के मुताबिक लिखा गया है। ये लिखने का मतलब ये कि मेरा डॉक्यूमेंट HTML5 के मुताबिक लिखा गया है। क्योंकि मैंने यहां पे नहीं लिखा तो ब्राउजर को पता है कि भाई ने HTML5 शायद फॉलो नहीं किया, तो छोटी मोटी गलतियां माफ कर देता है।
खैर बड़ी गलतियां भी HTML5 के बाद भी माफ हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है, एरर आता ही नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन ये लिखने का बेसिक मतलब ये कि आपका डॉक्यूमेंट HTML5 स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। फिर HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसमें H1 और पैराग्राफ 2 टैग्स और आ गए। अब ये क्या टैग्स हुए, ठीक। अब आपके पास आ गया कंटेंट, अब आपके पास आ गया कंटेंट। नाउ हाउ डज HTML वर्क? पहली चीज टैग्स थी, दूसरी चीज कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तीसरी चीज ये कि अब जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसके लिए टैग है। बस जो ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो, जो डेटा आप वेब पेज के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, उसके लिए कोई ना कोई अंग्रेज भाई ने टैग बनाया हुआ है। वो टैग का नाम पता करो, टैग डालो, आपका काम हो जाएगा। कोई लॉजिक नहीं, कोई लूप नहीं, कोई शर्त नहीं कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। शर्त सिर्फ टैग वाला रूल है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग। टैग के लिए ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, बस शर्त सिर्फ ये है। इसीलिए पहली चीज हमने टैग की बात की कि यार पहला कहानी है कि टैग को सही से लिखना है आपने, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। करोगे तो गलत एरर नहीं आएगा। चूंचा भाई फिर भी नहीं करता, बड़ा मजलूम सच इंसान है ये, कोई दिखाएगा भी नहीं। अब उसकी मर्जी, कहां क्या दिखा रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, तो वो उस तरतीब से नहीं आएगा जिस तरतीब से आप चाह रहे हो, वरना कुछ ना कुछ तो फिर भी दिखा ही देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपने टैग फॉलो करना है बस। अब उसकी सीक्वेंस भी मैटर नहीं करती, सीक्वेंस मैटर करती है आप क्या दिखाना चाह रहे हो, किस तरतीब में दिखाना चाह रहे हो। अब वो सारा आपके ऊपर है, सारे गुनाह आपके सर के, गलत सलत जो दिखा रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन योर हेड। अब दिखाना, इस्तेमाल करने का तरीकेकार का दूसरा ट्रिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड सबने यूज की भी होगी आई एम श्योर, ठीक है। 1 मिनट खोल लेते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं यहां मिल जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट आ गया, ये वर्ड खुल गया। इसमें मैंने लिख दिया हेलो BSIT इवनिंग, मैंने टेक्स्ट लिखा। अब मुझे इस टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। हेडिंग से मकसद ये कि मैं कहता हूं यार मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं हेलो BSIT करके, मैंने इसको क्या करना होगा, मैं इसको करूंगा शुरू से आखिर तक सेलेक्ट, ठीक। ये स्टेप्स जरा ध्यान में रखना। मुझे इसकी साइज बड़ी करनी है एज अ हेडिंग के तौर पे। मैंने पहले लिखा टेक्स्ट, तो हमने कहा ठीक है भाई HTML में आ जाओ, यही चीज मुझे HTML में करनी है। मैं बॉडी के अंदर आया, मैंने लिखा हेलो BSIT इवनिंग, हमने कहा ठीक है। इसको करते हैं Ctrl+S, फर्स्ट वाले कोड पे जाते हैं, इधर आए Ctrl+R प्रेस किया, BSIT इवनिंग आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने जूम किया हुआ इसलिए बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, वरना जूम नॉर्मल कर दें तो फॉन्ट वापस छोटा हो जाएगा। तो मैंने जूम किया हुआ था, उप्स किधर गया, तो इसीलिए बड़ा थोड़ा हो गया। तो हमने कहा यही चीज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर दी भाई, क्या बड़ा कहानी हुई। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कह रहा हूं इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया, शुरू में गया, क्लिक एंड ड्रैग करके उस टेक्स्ट को किया सेलेक्ट, फिर फॉन्ट साइज में गए, मैंने फॉन्ट साइज कर दी 24, फॉन्ट बड़ा हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। यही चीज अब मुझे करनी है आपका अल्लाह भला करे HTML के अंदर। तो अब HTML हम क्या करेंगे, हमने फॉन्ट बड़ा करने वाला जो है वो टैग लगा देंगे। उप्स, इंसर्ट प्रेस हो गया क्या, सॉरी वो इंसर्ट की प्रेस हो गई थी, ठीक है। H1, ये हेलो किधर गया, \H1। वर्ड में मैंने टेक्स्ट लिखा और फिर उसको सेलेक्ट किया शुरू से आखिर तक। ये सेलेक्ट करेंगे तो उसको पता चलेगा कि कहां पे मुझे साइज अप्लाई करनी है। HTML के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट, सिर्फ फर्क इतना हुआ कि वहां पे इंटरेक्टिव हुआ, मैंने सेलेक्ट किया, साइज चेंज की, हो गया। उसके बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका XML खुद ही लिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 XML में बेसिकली यही चीज सेव कर रहा है। क्या चीज, जो मैंने यहां HTML में टाइप करके उसको बता दी कि भाई क्या करना है, यहां से शुरू करना है तो इसके पहले मैंने H1 दिया, यहां पे खत्म करना है तो उसके बाद क्लोजिंग H1 दे दी। इसका मतलब हुआ यहां से शुरू करो, यहां पे खत्म करो, H1 का टैग लगाओ, H1 का टैग लगाओ, तो आपकी HTML में क्या हुआ, नाउ आई सेव इट, कम बैक हियर इनटू माय ब्राउजर,
कंट्रोल आर रिफ्रेश, साइज उसका बड़ा हो गया। तो वर्ड में हम एक्चुअली सेलेक्ट करके देते हैं, इसमें क्योंकि कोडिंग के थ्रू बता रहे हैं तो मैंने टैग से पहले दिया, टैग के बाद दिया, कोड हमारा हो गया। बस यही HTML है। अब याद क्या रखना हुआ, टैग्स देने, जिस टेक्स्ट के ऊपर देना है उससे पहले और उसके बाद में स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आएगा। अब तीसरी चीज याद क्या रखनी है, टैग के नाम कौन कौन से। तीसरी चीज क्या याद रखनी है, टैग के नाम कौन कौन से, बस, और कुछ इशू नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने हेडिंग देनी है तो H1 का टैग आ गया, इसी तरह से H2 हमारे पास है, H3 हमारे पास है, H2 का एक टैग आ जाता है, ठीक। ये H3 का हमारे पास एक टैग है, इसमें आ जाता है स्मॉल बैकस्लैश H2, H1 सबनी का वालों, स्मॉलर, ठीक है, H3, इसी तरह से H4 तो और छोटा होता जाएगा, स्मॉलेस्ट, उप्स, ठीक। इसी तरह से H5 इवन स्मॉलर, स्मॉलेस्ट के बाद क्या आता है, यही आता है, वगैरह वगैरह, ठीक। कंट्रोल S किया, यहां पर आ गए, रिफ्रेश किया तो आपके फॉन्ट की साइज H1, H2, H3, H4, H5, इसी तरह से H6 भी है, तो टेक्स्ट छोटा होता जाएगा। तो ये टैग्स बने हुए, जो कंटेंट हमने देना है उसका सिर्फ टैग हमें पता होना चाहिए, बाकी HTML का स्ट्रक्चर यही हुआ। तो यहां भी हमने वही चीज की कि नाउ बस गिव योर टैग। इसी तरह से P टैग है, P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि जहां पे अब आपने लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है कि दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, in this class we will learn HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL, ठीक। तो ये मेरे पास मेरा \p करके पैराग्राफ आ गया। तो ये लॉन्ग स्ट्रिंग आ गई, कंट्रोल S प्रेस किया, ब्राउजर में आए, कंट्रोल R प्रेस किया तो मेरी स्ट्रिंग आ गई। तो पैराग्राफ का मतलब ये, वो जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो पैराग्राफ में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, H हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हेडिंग्स जहां पे आपको देनी है वहां पे H1, H2, H3, H4, H5 साइज के हिसाब से, यार ये मेरी हेडिंग का टेक्स्ट हुआ। जो नॉर्मल पैराग्राफ आता है उसके लिए हम P का टैग यूज करेंगे, तो ये हमारे पास पैराग्राफ टैग आ जाता है, ठीक। HTML का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। यही चीज यहां पे हमने जिक्र की हुई है कि HTML का टैग स्टार्ट किया, कंटेंट यहां पे आएगा, टैग एंड किया। जैसे पैराग्राफ हुआ, ये स्टार्ट टैग कहलाएगा और एंड टैग, ठीक। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप की बात की। डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली डिक्लेरेशन है फॉर HTML5। उमूमन वेबसाइट्स पे दिया जाता है आजकल रेकमेंडेड। मैंने वही कहा, W3 कंसोर्शियम जो पुप्पो है हमारी, उस पुप्पो ने कहा कि यार ये चीज देना आपने लाजमी है, नहीं दोगे तो भी कोई कान से नहीं पकड़ेगा, कोई इशू नहीं है। वेबसाइट आपकी 99.9% वैसे ही चलेगी, लेकिन कहीं कहीं 1% जो है हो सकता है कि डिफरेंट ब्राउजर सिस्टम पे उसका आउटपुट उस तरीके का नजर ना आए, तो इसीलिए बेहतर है कि आप ये दे दो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका HTML के स्टैंडर्ड बॉडी के ऊपर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एज वेल, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। फर्स्ट प्रोग्राम आ गया, H1, H2, H3, H4, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसी तरह से फिर पैराग्राफ टैग आ गया। अब पैराग्राफ टैग 1, पैराग्राफ टैग 2 आप दोनों दे सकते हो, ठीक है। तो और जितने चाहे पैराग्राफ दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक से भी काम चल जाता है, हम एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं दूसरा बना दूं, ठीक। पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, इन दिस वी विल डिस्कस लैब, ठीक। और फिर मैं इसी को यहां पे एंड कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करते, नाम नहीं, क्योंकि ये HTML इसको पढ़ता है। हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5 ये इसके टैग्स के नाम है जो ब्राउजर को पता है, फिक्स्ड है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी है। H1, H2, H3, H4, H5 ये ब्राउजर को पता है HTML के रूल्स में, ये अपनी मर्जी से नहीं दिए। पैराग्राफ वो कहता है एक ही है, फिर जितने लिखना चाहो, क्योंकि पैराग्राफ जरूरी नहीं कि 5 हो, 500 पैराग्राफ हो सकते हैं। अब कितने, 500 तक नंबर ले आओगे, ठीक। तो सॉरी,
मैं CSS पे आते हैं बाद में, फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। CSS नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे तो उस पर अलग से आता है। अभी इसका सिर्फ HTML को हम स्ट्रक्चरल समझते हैं तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। इसीलिए आज मैं ज्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर समझ में आया, वही मैंने कहा कि चीजें कंटिन्यू रहेंगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किया, मेरे पास पैराग्राफ आ गया। अब मेरा यहां पे सवाल आया कि यार मैं इस लाइन को न्यू लाइन पे लाना चाह रहा हूं। पैराग्राफ का पहला इसूल ये हुआ कि एक पैराग्राफ इधर आया, दूसरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ गया और दोनों के दरमियान में स्पेस आ गया, ठीक है। एक चीज याद रखो, मल्टीपल पैराग्राफ देने का मकसद ये है कि एक पैराग्राफ एंड हुआ है, अक्सर हम वर्ड में भी लिखते हैं ना, एंटर प्रेस किया, ब्लैंक लाइन छोड़ी, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया। लेटर्स, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स हम लिखने बैठते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ मींस एक पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ एंड हुआ, एक लाइन का हम स्पेस छोड़ते हैं, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इसीलिए मल्टी पैराग्राफ हमारे पास आते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर बाय डिफॉल्ट है कि जब एक पैराग्राफ स्टार्ट और एंड होगा और तो उसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, फिर दूसरा पैराग्राफ ऐड हुआ, क्लोज हुआ, ऑटोमेटिकली लाइन इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन पैराग्राफ के दरमियान में लाइन ऐड करनी है तो अब हम यहां पे दे देंगे BR, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे एक और तीसरा पैराग्राफ बना देता हूं, द लैब वर्क विल इन्वॉल्व, और मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल HTML लैब, CSS लैब, Java script script lab, and for example PHP and MySQL lab, ठीक। और फिर इसको मैंने यहाँ पे आके \p करके क्लोज कर दिया। तो ये मैंने कोड अपना कुछ इस तरीके से लिखा, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, Ctrl+S प्रेस किया, तीसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने सेंटेंस यूं लिखा, मैंने अपने हिसाब से एंटर प्रेस करके लाइन तोड़ दी, S किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, हुआ क्या कि ये वाली दो लाइन तो अलग हो गई क्योंकि मैंने यहां पे दे दिया था BR, लेकिन ये वाली लाइनें अलग नहीं हुई क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML और ब्राउजर एंटर को एज अ कोड नहीं पहचानते। रिमेंबर HTML में हर चीज अब आपने टैग के हिसाब से लिखनी है, हर चीज टैग के हिसाब से आनी है। तो वो कहता है एंटर नाम की चीज है, सानू तो कुछ पता ही नहीं है भाई, कुछ सही से बताओ। हमने कहा ठीक, तो एंटर के लिए हम क्या करेंगे, BR लिख दिया। दिस इज सिमिलर टू \n, \n एस्केप कैरेक्टर जो हम C++ और जावा में देते हैं, तो यहां पे हम BR देते हैं। अब BR इज वन ऑफ दोज कोड्स दैट इज नोन एज आइसोलेटेड कोड्स। ये वो कोड्स हैं जो आइसोलेटेड कोड्स कहलाते हैं। आइसोलेटेड कोड्स का मतलब ये कि आइसोलेटेड टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। टेक्निकली मैं इसको यूं लिखते हैं, 99% आपको ऐसे ही मिलेगा। सिंगल टैग, इसको आप सिंगल टैग कह लो, आइसोलेटेड टैग कह लो, एक ही टैग है, इसका स्टार्ट और एंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। बाकी जितने टैग्स हैं हमने स्टार्ट किए, एंड किया, पैराग्राफ है स्टार्ट किया, एंड किया। कुछ टैग्स ऐसे मौजूद हैं जो स्टार्ट होते हैं, एंड नहीं होते, स्टार्ट होते हैं, एंड नहीं होते। जैसे हमने अभी यूज किया BR का, इसी तरह से हमारे पास बटन्स के टैग्स हैं, कंपोनेंट्स के टैग्स हैं, HR के टैग्स हैं, वगैरह वगैरह, इमेज के टैग्स हैं, तो वो स्टार्टिंग आइसोलेटेड सिंगल टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, BR दे दिया, पर हमारी फुफ्फो ने कहा नहीं ऐसे कैसे चलेगा, जहां स्टार्ट है वहां एंड देना लाजमी है। तो फुफ्फो को खुश करने के लिए हमने एंड दे दिया, ठीक। लाजमी नहीं है, रूल तो है ही नहीं। अब वो है ना, घर बचाना भी तो होता है ना, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना होता है, ठीक है, फुफ्फो का दिल रखना होता है। तो वो दिल रखने के लिए हमने \/ लगा दिया। सो फॉर आइसोलेटेड और सिंगल और इंडिविजुअल टैग्स जो सिर्फ अकेले हैं, उन भाइयों के लिए कि आखिर में आपने निशानी लगा देनी है कि तुसी अकेले ही हो। B से पहले दे दोगे तो फिर भाई कुछ भी नहीं होगा, B से पहले दे दिया, ये लो, Ctrl+S किया, ठीक। अब क्या होगा, अब वो HTML ब्राउजर आपका टैग पढ़ेगा, वो बोलेगा एक ही चीज बना दी थी भाई, ये तो हमारी बात तय नहीं हुई थी इस पे, ठीक। मैंने पुप्पो से जब तय हो गई तो अब आप मुकर गए तो फटा होगा। उसने कहा भाई ये चीज तो तय नहीं हुई, तो ये तो कोई टैग ही नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ऐतराज फिर भी नहीं, ऐतराज साडा फिर भी नहीं होगा, न्यू लाइन नहीं बनेगी बस। तो इसीलिए आइसोलेटेड टैग्स के लिए HTML5 के कंसोर्शियम रूल के मुताबिक आपने क्लोजिंग टैग इस तरह दे दो। बराए करम नहीं दोगे तो अब भी कोई इशू नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल,
मैं एमसीक्यू अगर गलती से पूछ लिया कि ये वाला टैग सही है कि ये वाला BR सही है, तो दोनों सही है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। बट अगर मैंने पूछ लिया कि HTML5 के मुताबिक कौन सा टैग बेहतर है, ठीक, HTML के हिसाब से इज्जत में दोनों सही हैं, लेकिन HTML5 बिकॉज यूजेस अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, उस रूल के तहत नाउ इट सेज कि यार ये वाला ज्यादा बेहतर है। उस रूल में भी मैं यू लिखूंगा तो ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट इनकरेक्ट इवन विथ रिस्पेक्ट टू HTML5, गलत नहीं है, क्योंकि रूल तो है ही नहीं, कोड तो मेरा फिर भी चलेगा। गलत कहने का मतलब ये हो कि मेरा कोड गलत है, कोड गलत नहीं है, लेकिन मैंने कानून फॉलो नहीं किया, उसकी कोई सजा भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल में करेगी पुप्पो, ठीक है। तो वो पुप्पो का दिल नहीं दुखाते, इसीलिए हमने ये चीज दे दी। तो अगर मैंने एमसीक्यू में पूछा कि इज दिस करेक्ट HTML5 रूल, तो यस, ये भी HTML का तो कोड है, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम ये चीज लिखें, ठीक है। HTML5 के हिसाब से बेहतर ये चीज है, वरना HTML के हिसाब से दोनों चीजें सही है। इसी हिसाब से अब मुझे, क्योंकि इसको भी अलग लाइन पे करना है, तो आई वुड फॉलो दिस थिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये बता रहा हूं कि इट्स बेटर कि आप इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करो, आपका कोड अच्छा रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब पे जाओगे कहीं इंशाल्लाह इंटरव्यू देने, तो अगर आपने सही की कोडिंग फॉलो की भी होगी तो इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन कि ठीक है, बंदे को स्टैंडर्ड्स और कानून का पता है। नहीं भी दोगे तो कोई भी इशू नहीं है, कोड तो आपको चलेगा। सब सिंगल टैग जितने भी हैं उन सब के रूल सेम ही है कि टैग लिखो, आखिर में ब्रैकेट जब क्लोज होता है उससे पहले स्लैश लगा दो, बस। तो नाउ कंट्रोल एस किया, यहां पर आए, रीसेट किया, तो ये टैब आ गया, ठीक। अब यहां पे मुझे न्यू लाइन के लिए BR लगाना पड़ रहा था, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहां पे एक कोड है प्री का, ठीक, यहां पे एक कोड है हमारे पास प्री का। प्री क्या है? प्री कहता है कि बाबा जी वणी तीअं कर, बस ठीक। प्री एक टैग है जो कि आप जानता है कि जिस तरह आपने फॉर्मेट करके टेक्स्ट को छोड़ा है, मैं भी उसी तर्ज पे काम करूंगा। तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारे पास आता है। अब इसमें मुझे BR लगाने की जरूरत नहीं, अब जो मैंने एंटर प्रेस किया था वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, हेंस आउटपुट में हमारे पास कंटेंट इस तरह से नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंटेंट था वो इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो यहां पे हमने ये चीज की, पैराग्राफ टैग है, ये भी प्री पैराग्राफ ही टैग है, लेकिन इट इज ऑलरेडी प्री फॉर्मेटेड, तो इसमें BR लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे पास लिंक्स और अलग कॉन्सेप्ट्स में, अभी उस पर फिर डिस्कस करता हूं। यहां तक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया, तो पहले टास्क पे आ जाते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आगे के कोड जो है वो फिर डिस्कस करता जाऊंगा। मैं टास्क आपके ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगा, ये वो टास्क की मैंने एक पूरा मैनुअल बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपको फोटोकॉपी शॉप पे भी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में आपके ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लैब मैनुअल HTML का है, इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 के करीब टास्क हमने डिफरेंट रखे हुए हैं। कुछ टास्क ऐसे हैं जो 2-2 मिनट के हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ टास्क दैट विल रिक्वायर टू डू मोर टाइम, वी विल बी डूइंग सम टास्क राइट नाउ। और फिर जैसा मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा कि यार हमें थोड़ा सा मुझे कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को खुद से भी फिर थोड़ा पढ़ना होगा, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को आराम से टाइम पे कवर कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा उस हवाले से जो है वो आपकी तरफ से भी फीडबैक हमें चाहिए होगा, ओके। सो व्हेन यू ओपन द HTML टास्क, बेसिकली इसके अंदर आपके पास बेसिक टास्क मैंने लिखे हुए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरी सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट योर नेम इन ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि बेसिकली ये टास्क परफॉर्म करना है। सो इफ आई डू दैट फॉर माई सेल्फ, आई कम बैक हेयर, कंट्रोल N, न्यू फाइल की। जैसे अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि वेन एवर वी राइट HTML कोड, वी आर रिक्वायर्ड कि आप उसको HTML बॉडी को स्टार्ट करो, HTML बैकस्लैश देके इसको क्लोज करो। जितना भी HTML का कोड होगा वो हमने इन 2 लाइंस के दरमियान में देना, जितना भी HTML का कोड है वो हमने इन 2 लाइंस के दरमियान में देंगे। इससे बाहर भी दे सकते हैं, कोई रूल नहीं है
लेकिन वो W3 कंसोर्शियम HTML5 के अंदर ये एक रेकमेंडेड प्रैक्टिस आ गई है कि भाई इस गाइडलाइन को फॉलो करो, ये रूल नहीं है। तो गाइडलाइन हमारी ये कहती है कि आप जो है वो HTML और HTML टैग के दरमियान में सारा अपना कंटेंट एरिया लिखो, इससे बाहर नहीं जाओ। इसको हमने किया सेव और फोल्डर बनाया। अब सेव इसको आप कहीं पर भी कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसको किसी पर्टिकुलर बिन वगैरह में जाके करो, क्योंकि HTML है तो किसी भी एक ड्राइव पे एक अपना फोल्डर बनाए, वहां पे जाके उसका नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं टास्क 1 कर रहा हूं तो task1.html मैंने नाम दे दिया। जरूरत इस चीज की है कि एक्सटेंशन हमारी .html होना लाजमी है, ठीक, ये चीज हमने अभी अभी डिस्कस की। नाउ सो वी नीड टू सेव अवर कोड एज HTML एक्सटेंशन। तो मैंने क्या किया, कोड पर आए, task1.html दिया, हमने फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद हमें पता है कि हमारे एक और स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप हेड टैग लिखो, \head टैग दो, ठीक है। इस हेड टैग के अंदर हमारे पास एक कोड आता है टाइटल करके, ठीक। हेड टैग के अंदर हम वो डेटा रखते हैं जो एक्चुअली हम ब्राउजर को बताते हैं कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, उसमें लिंक्स हो गए, मेटा डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई। सो वक्तन व वक्तन जैसे हम CSS करेंगे तो उसके स्टाइल्स डालेंगे, जावास्क्रिप्ट करके तो उसकी हेडर फाइल्स डालेंगे, आगे कोड इग्नाइटर करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे तो उसके जो लिंक्स और APIs होंगी वो हम यहाँ पे हेडर के अंदर लिंक करेंगे। हेडर टैग टेक्निकली यूजर को डिस्प्ले नहीं होता, सवाए टाइटल के, वो भी एक्चुअली ब्राउजर अपने लिए पेज का टाइटल देता है जो यूजर को भी आ रहा होता है, वरना हेड टैग जो है उसमें वो डेटा आएगा जो ब्राउजर ने अपने लिए इस्तेमाल करना है, ठीक। जो यूजर को मुझे दिखाना है वो मैं बॉडी में डालूंगा। तो यहां पे मैंने टाइटल दे दिया, मैं कह दूंगा कि task1 \head हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बॉडी टैग, सॉरी मजे की बात, मैं हेड भी कर सकता हूं, साड़ी मर्जी है, कोई रूल थोड़ी है भाई मेरे, लेकिन चलो आप कह रहे हो, फुफ्फो को राजी करते हैं। ठीक, और \body हमने देके इसको क्लोज कर दिया, ओके। तो हेड के अंदर वो कंटेंट आएगा। अच्छा, बॉडी भी 2 दफा आ गया, 2 दफा भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो बॉडी टैग के अंदर हमने कंटेंट डाल दिया, वो जो यूजर को डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दे दी फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, दिस इज माय लैब टास्क 1 फॉर HTML \h1। मेरी मर्जी, मैंने लिए लिख दिया, Ctrl+S कर दिया हमने, सेव, टास्क 1 करके सेव किया। अब जहां पे आप सेव करोगे उस फोल्डर के अंदर टास्क 1 एक HTML फाइल बन चुकी होगी, उसका आइकॉन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा। तो जिस फोल्डर में भी आपने सेव करेंगे उस फोल्डर में जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर के ऊपर आपका टेक्स्ट नजर आ जाएगा हेड में। तो HTML को एग्जीक्यूट करने के लिए या कोड करने के लिए किसी भी एडिटर में चले जाएं, मैं इस वक्त Notepad++ यूज कर रहा हूं, ठीक, मैं इस वक्त Notepad++ कर रहा हूं, आप ब्रैकेट्स भी कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स कर सकते हो, PHP Storm है, वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है, जो आपको समझ में आ रहा है लिखते हैं। नोटपैड वगैरह या कुछ दूसरे एप्लीकेशंस का एडवांटेज ये मिलता है कि आपको हेल्प्स, हिंट्स कुछ मिलती रहती हैं, कोडिंग आसान हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ऑनेस्टली इतने ज्यादा टैग्स हैं कि हमारे याद जहन में भी नहीं बैठते, तो कभी कभी ये हेल्प जो है ना बड़े आसान हो जाता है। बहरहाल इसको लिखा। अब मेरा टास्क ये था कि इस भाईजान को जो है मैंने ग्रीन कलर में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ HTML हेड हमने नहीं दिया हुआ था, बॉडी दे दी। अब यहां पे एक और टैग आ गया फॉन्ट का, सॉरी, ठीक, मैंने इसको किया कॉपी। अब मैं जितने भी कस्में आपसे ले लूं, एंड में आपने भी करना तो उसको कॉपी पेस्ट ही है, तो कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये कोड उसमें ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, टेक्निकली आपने ये पूरा कॉपी करना, पेस्ट करना है, सेव करना है, कोड हो गया आपका रन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने इसमें ऑलरेडी कोड दिए हुए हैं, और फिर आगे आप जाओगे तो आपको फिर अब ये एग्जाम्पल्स सारे दिए हुए हैं, फिर जैसे 5, 6, 7, 8, 9 अब एग्जाम्पल्स नहीं है, तो ये वो चीजें जो अब आपने खुद से परफॉर्म करनी होंगी। यहां पर आ गए। अब यहां पे हमने एक टैग यूज किया फॉन्ट का, मैं चाहूं तो ये फॉन्ट का टैग जरूरी नहीं यहां पे यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फिलहाल मैंने अलग से कर दिया, Ctrl+S, ब्राउजर के अंदर चले गए, इसको Ctrl+R से रिफ्रेश किया तो मेरा नाम ग्रीन कलर में प्रिंट हो गया। अब दिल किया मेरा कि यार ये वाला भी ग्रीन कलर में प्रिंट हो, तो मैं वापस कोड में आ जाऊंगा, फॉन्ट जो उठाया था, अब मैं H1 के बाद दोबारा से टैग दे दिया फॉन्ट का, फॉन्ट स्टार्ट, फॉन्ट क्लोज, और यहां से
बैकस्लैश फॉन्ट हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं। अगेन कल वाली बात के ऊपर मैं दोबारा एम्फेसिस करूंगा, क्योंकि हम कहते हैं HTML में कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो इसी का सबसे बड़ा फायदा यह कि आप इस टैग को अलग से भी लिख सकते हो। मैंने इसी टैग को H1 के अंदर भी लिख दिया, तब भी अलाउड है, कोई इशू नहीं। तो आप टैग्स के अंदर दूसरे टैग्स भी आराम से लिख सकते हो, क्योंकि कोई कानून नहीं है। हाँ, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं फॉन्ट को ही डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा उस पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब फॉन्ट का अगर हमने दे दिया तो ये सिर्फ फॉन्ट है। फॉन्ट एक अलग से टैग है जो बेसिकली आपके टेक्स्ट के फॉन्ट्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए रेकमेंडेड है कि हम उसको यूज करें। इससे ये होगा कि अगेन वही क्रॉस प्लेटफॉर्म जब जाते हैं ना, तो ये टैग अलग से आपके कंटेंट को हैंडल करता है, ताकि किसी भी ब्राउजर पे हम चले जाएं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउजर पे चले जाएं, किसी भी हार्डवेयर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउजर पे चले जाएं, फॉन्ट टैग उसको इंश्योर करेगा कि एग्जैक्ट यही फॉन्ट नजर आना चाहिए, तो इसीलिए ज्यादा बेहतर रहता है। अब इस फॉन्ट के अंदर एक और चीज की हुई है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। कलर इज इक्वल टू ग्रीन, ये कलर इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट, इज इक्वल टू ग्रीन इज इट्स वैल्यू। अक्सर फॉन्ट्स, अब जैसे यहां पे मैंने ये एट्रीब्यूट नहीं दिया, मैंने सेव करा दिया, यहां पे आया, रीसेट किया, कोई चीज तब्दील नहीं हुई, क्योंकि हमने फॉन्ट टैग तो लगाया, फॉन्ट टैग के साथ एट्रीब्यूट नहीं लगाया। इसका मतलब यह कि ये वो टैग है जो तब तक काम सही से नहीं करेगा जब तक आप उसको एट्रीब्यूट्स नहीं दोगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ टैग्स भी हैं HTML में जो कि तब तक सही से काम नहीं करेंगे जब तक खुसूसन उसकी अलग एट्रीब्यूट्स नहीं बताओगे। अबे CSS पे आए कहां है जान मेरी, सबर तो करो, अभी तो HTML को तो समझो, CSS पे क्यों कूद रहे हो? मैं तेज जाना चाह रहा हूं, आप मुझसे भी तेज जाना चाह रहे हो, ठीक। तो हमने इसमें क्या लगा देंगे, हमने इसमें एक एट्रीब्यूट लगा दिया कलर का इज इक्वल्स टू, और फिर इस कलर को हमने वैल्यू दे दी। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर कलर, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कर दिया। अब इसको कंट्रोल S किया, क्योंकि हमने चेंज किया है। रिमेंबर, whenever we change something in our HTML code, do ensure you save it, then we go into our browser, hit Control R to refresh it। अब आपका कंटेंट उस कलर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कंटेंट उस पर्टिकुलर कलर में हमारे पास आ गया, वापस यहां पर आए। अब हमने किया H1 के अंदर हमने एक और फॉन्ट दे दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी हेडिंग जो है ये अंडरलाइन होकर भी आ जाए। व्हाट वी डू नाउ इज, मैं इसी के अंदर ही रहते हुए इसका एक और टैग दे देंगे हम, U फॉर अंडरलाइन। वही चीज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, पहले ब्लू किया, मैंने कहा अब अंडरलाइन भी करना है, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं अंडरलाइन वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा। तो क्योंकि इसमें सिलेक्शन बेसिकली टैग स्टार्ट और टैग एंड, क्योंकि सिलेक्शन भी ऐसे होती है, सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं कर्सर से, यहां पे इंटरेक्टिव नहीं, कोडिंग के थ्रू है। तो मैं यहां पे सिलेक्शन स्टार्ट की बाय स्पेसिफाइंग अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन है, यहां से स्टार्ट करो, और दिस इज माय लैब टास्क 1, सिर्फ यहां पे आके मैंने \U कर दिया। पूरी स्ट्रिंग पे नहीं दिया, मेरी मर्जी, पूरी स्ट्रिंग पे नहीं दिया, मैंने यहां पे रोका, कंट्रोल S किया, इधर आया, कंट्रोल R किया, तो सिर्फ ये वाली लाइन तक अंडरलाइन हुआ, बाकी यहां का अंडरलाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले मैंने सिलेक्शन एंड कर दी थी। मैं अगर चाहूं तो इस अंडरलाइन को यहां से उठाया, कंट्रोल X, दिस इज माय के ऊपर रोक दिया, तो इसका मतलब यह होगा कि सिर्फ ये वाला टेक्स्ट इस U के अंदर आएगा। कलर क्योंकि मैंने एंड यहां पे किया तो ये पूरा आ जाएगा। तो वही चीज ध्यान में रखो कि जो ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो वो स्टार्ट टैग एंड टैग के दरमियान में आपने रखना है। जिस टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो स्टार्ट टैग एंड टैग के दरमियान में आएगा। टैग का नाम स्टार्ट टैग एंड टैग, बस। HTML हमारी इतनी सी है, HTML हमारी इतनी सी है। टैग्स के नाम याद होने चाहिए, ये ज़हन में हो कि स्टार्टिंग करना है, एंडिंग करना है, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें कोई रूल नहीं कि यार आपने फॉन्ट के अंदर U टैग लगाया है, लगा सकते हैं, साड़ी मर्जी। मैंने इस U का बैकस्लैश हटा दिया, ठीक, A टैग दिया, A टैग के अंदर U आ गया, U को मैंने क्लोज नहीं किया, फिर एक और U आ गया, कंट्रोल S किया। अब क्या होगा? अब मैंने U को क्लोज नहीं किया, अब क्या होगा? U आएगा, अंडरलाइन आएगा, ठीक।
अब होगा क्या, जब यहां पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो उसको, क्योंकि आपने क्लोज नहीं किया तो उस भाई को पता ही नहीं कि आपने क्लोज कहां पे करना है, तो उसको लगेगा कि आप ये सब पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपके सारा टेक्स्ट जितना भी इसके बाद भी आता रहेगा वो सब का सब अंडरलाइन में आ जाएगा। तो क्लोजिंग टैग का जहन में इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां से शुरू किया कहां पे खत्म करना है, ये बताना इसीलिए लाजमी है कि ताकि वो ऑपरेशन वहां पे रुके, वरना वो ऑपरेशन चलता रहेगा। तो इसीलिए हमने यहां पे आके इसको बैकस्लैश u लगा दिया। अब ये होगा कि जब रिफ्रेश करोगे तो सिर्फ यहां पे अंडरलाइन। फिर मैंने कहा कि मुझे इस लेफ्ट टास्क को अंडरलाइन करना है, तो इसके ऊपर मैं अलग से u लगा लेता हूं। ये माय लफ्ज जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसके साथ सौतेला सलूक कर देते हैं, इसको अलग हटा देते हैं, कंट्रोल एस। तो अब ये लेफ्ट टास्क इसके अंदर अंडरलाइन आ गई, यहां पे आ गया, इसको सॉरी कंट्रोल एस, ब्राउजर रिफ्रेश, ओके ये क्यों डिलीट हो गया, डन हो गया। अब दिस इज अंडरलाइन, माय के ऊपर मैंने नहीं दिया तो नहीं आया, लेफ्ट टास्क के अंदर दे दिया तो आ गया। ठीक, तो क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कहीं भी खत्म कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, एक टैग के अंदर दूसरा टैग दे दिया, हमारी मर्जी। अब असाइनमेंट के हवाले से कहानी ये कि ये मैंने पहला टास्क किया, ठीक, इसमें मैंने कहा है कि प्रिंट योर नेम इन ग्रीन, तो आपने अपना नाम लिख के, रोल नंबर लिख के फॉर एग्जांपल ग्रीन में प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या करना है, वापस ब्राउजर पर आए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, ठीक, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, हम आ जाते हैं आपका यहां पे आके लिख दिया मैंने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने कर देना है ओपन, वर्ड में जाके आपने पहले लिख देना है अपना नेम, ठीक है, रोल नंबर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है टास्क 1 और स्क्रीनशॉट प्रिंट कर देना, सेव हो गया। उसके बाद फिर टास्क 2 पे आ जाते हैं, TAS के टास्क 2, ठीक। अब ये बड़ा हो गया, भले छोटा कर दो ताकि ज्यादा पेजेस आपके जाया ना हो। ये मेरा टास्क 1 प्रिंट हो गया, टास्क 2 पे आ गया, फिर मैंने वर्ड HTML खोली अपनी, ठीक, HTML में अब टास्क 2 क्या कहता है, टास्क 2 कहता है कि प्रिंट अ पैराग्राफ विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स, इंक्लूड द टाइटल ऑफ बुक एज वेल इट्स ऑथर, कोई भी एक बुक लिखे उसका टाइटल आ जाए, नेम एंड टाइटल शुड बी अंडरलाइन। तो हमने यहां पे वही चीज की है कि एक HTML बनाया। अब मैं कितनी कस्में वादे ले लूं, आपने करना तो वही है जो मैं अभी करने जा रहा हूं, कंट्रोल C किया, ठीक, यहां पर आ गए। अब ये मेरा टास्क 1 हुआ कंप्लीट, मैंने कंट्रोल न्यू पे गए, कंट्रोल V कर दिया, क्योंकि कोड मैंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, इसको कंट्रोल S किया, उसी फोल्डर में जाके मैं इसका नाम दे दूंगा task2.html, ये फाइल मैंने अलग सेव कर दी, ठीक। अब आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो ये टास्क 1 था, मैं यहीं पे इसका URL में जाके एडिट कर देते हैं हम, और इसको टास्क 1 की जगह पे 2 कर दिया, तो ये टास्क 2 आ गया। इसमें क्या हुआ, जो बुक्स के नाम थे वो अंडरलाइन हो गए, जो बुक्स के नाम थे वो या ऑथर के नेम अंडरलाइन हो गए, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, एक पैराग्राफ है उसमें टेक्स्ट अंडरलाइन है। अगर आप कोड को आगे देखो तो यहां भी वही चीज हमने की है, अंडरलाइन, जिस चीज को मुझे अंडरलाइन करना है उसके नीचे मैंने U टैग दे दिया, ठीक, मैं बताता हूं, ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया। नाउ B इज फॉर बोल्ड, I इज फॉर इटैलिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वापस कोड पर आ जाते हैं, ये चीज आ गई, मैं इसी के अंदर तब्दीली ले आता हूं, मैंने यहां पे पैराग्राफ बना दिया, ठीक, माय नेम इज, ठीक है, और आई एम टीचिंग वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है, और /P हमने बंद कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा नाम जो है वो अंडरलाइन हो, तो मैंने मेरे नाम से पहले अंडरलाइन दे दी और मेरे नाम के बाद मैंने /U अंडरलाइन बंद की। तो यही चीज हमने यहां पे की हुई है, जिस ऑथर से पहले मुझे अंडरलाइन करनी थी मैंने उसको अंडरलाइन दे दिया, जिस ऑथर से पहले मुझे अंडरलाइन देनी है उससे पहले, उसके बाद, सिंपल। तो टैग से पहले और टैग्स के बाद हमने अंडरलाइंस देना शुरू कर दी। फिर मैं चाह रहा हूं मेरा नाम बोल्ड भी नजर आए, तो हम क्या कह देंगे, बोल्ड के लिए B टैग है, तो B टैग स्टार्ट किया, B टैग हमने एंड किया। अब कंट्रोल S यहां पर आ गए ब्राउजर के अंदर, कंट्रोल R फॉर रिफ्रेश, तो जो मेरा नाम है वो बोल्ड में आएगा, बाकी टेक्स्ट
तो नाम बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है। ठीक, इसी तरह से हम कह रहे हैं ये इटैलिक भी हो। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा अल्फाज तिरछे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं वेब प्रोग्रामिंग से आगे आगे आई दे दिया, और वेब प्रोग्रामिंग के एंड में मैंने \i दे दिया। यहां पे आके हमने रिफ्रेश किया तो वेब प्रोग्रामिंग अब आपको थोड़ा सा इटैलिक मिलेगा, सिर्फ वेब प्रोग्रामिंग। आप चाह रहे हो वेब प्रोग्रामिंग आपको अंडरलाइन भी नजर आए, तो मैं वेब प्रोग्रामिंग से पहले u दे दिया, और इसके एंड में जाके हमने \u दे दिया, Ctrl+S, रिफ्रेश, तो अंडरलाइन भी आ गया। अब इट कंप्लीटली डजंट मैटर कि आपने आई पहले लिखा है कि यू पहले लिखा है, आपकी मर्जी। आपने क्लोज पहले आई किया है या यू किया है, आपकी मर्जी। लेकिन W3 HTML5 फुफ्फो जो हमारी है वो ये कहता है कि जो टैग आखिर में आया है उसको पहले क्लोज करो, जो टैग पहले आया है उसको उसके हिसाब से आखिर में क्लोज करो, ताकि वो सीक्वेंस बनी रहे। बस वो ये कहता है कि ये गाइडलाइन थोड़ी फॉलो करो तो अच्छी बात है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। ये कोडिंग के हिसाब से एक अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है। रूल नहीं है, प्रैक्टिस है, पुप्पो को खुश करना है और कोई इशू नहीं है, ठीक। Ctrl+S, तो ये दूसरा टास्क ये था। उसके हिसाब से क्या करना है, अगेन Ctrl+Shift+S, स्क्रीन शॉट लेना है आपने। इसका भी मैंने एक स्क्रीन शॉट ले लिया, ओप्स, एंड ये हो जाएगा कॉपी। वर्ड में आ गए, टास्क 2 में गए, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये 2 टास्क मेरे कंप्लीट हो गए, फाइल को सेव किया। इस तरीके से मुझे टास्क 3 भी करना है, टास्क 4 करना है, टास्क 5 करना है, टास्क 6 करना है। टास्क 3 जो था, प्रिंट योर नेम इन एवरी लेटर बिगिनिंग विद हेडिंग साइज। तो आपका जो नेम है वो फॉर एग्जांपल इसमें जॉन लिखा हुआ है तो ZESHN, वो W हर फॉन्ट के हिसाब से अलग हो, जो अगेन हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ था, तो उसका भी आउटपुट ले ले। टास्क 4 आ गया। अब यहां पे आ जाते हैं लिंक्स के ऊपर। टास्क 4 कहता है कि भाई लिंक्स यूज करनी है, तो थोड़ा सा लिंक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक। लिंक टैग हुआ, इसको हम लिंक टैग भी कहते हैं, इसको हम एंकर टैग भी कहते हैं, इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, इसको हम हाइपर रेफरेंस भी कहते हैं। एंकर टैग ए टैग है, इसको एंकर टैग भी कहा जाता है, लिंक टैग भी कहा जाता है, इसको हम हाइपर रेफरेंस भी कहते हैं, हाइपर लिंक भी कहते हैं। जो दिल में आए कह दो, एग्जाम में मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है। जो ऑप्शंस वहां पे होंगे उसमें से कोई एक देना होगा। हाँ, ये मार्क पूरी घर पे जी नहीं, ठीक। सो बेसिकली अब हमें एंकर टैग क्या करता है, बेसिकली 2 पेजेस के दरमियान में लिंक क्रिएट करता है। एंकर टैग क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन 2 पेजेस। एवरी वेबसाइट इन द वर्ल्ड यूजेस दिस एंकर। फेसबुक में जब आप पेज पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुलता है, एंकर टैग है। जीमेल में चले गए, वेबसाइट्स पे चले गए, ब्राउजिंग की है, कहीं भी आपको लिंक्स मिलते हैं, पीछे एंकर टैग है। एक ही टैग कुल पीरा दी खैर है। एवरी मेन्यूज इन द वर्ल्ड, जितने भी वेबसाइट्स पे आते हैं सब एंकर टैग के थ्रू बने। और तरीके हैं पर कम यूज किए जाते हैं। एंकर टैग जिंदाबाद हर जगह, ठीक है। एंकर टैग का सिंटैक्स क्या है, वो ये कहता है कि सिर्फ ए लिखो बहुत है, लेकिन एंकर टैग के साथ आपने इसकी एट्रीब्यूट देनी है। एट्रीब्यूट से मकसद उसकी खास प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि एंकर टैग हाइपरलिंक करता है कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ, तो जहां पे आप एंकर दोगे वो दूसरे पेज के साथ लिंक करेगा। तो दूसरा पेज कौन सा है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाए, तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो कौन से पेज पे जाना चाहिए। तो इसीलिए वो हम पाथ देते हैं एच रेफरेंस के थ्रू। एच रेफरेंस फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर एक लफ्ज यूज किया जाता है वेब प्रोग्रामिंग में, जिसका मतलब यह कि जब इस पे क्लिक होगा तो आपको हाइपर हो गया कहीं और चला जाएगा। अक्सर हम कहते हैं कि यार बंदा हाइपर हो गया, तो एक जगह पे टिक नहीं रहा, कभी इधर है कभी उधर है, कभी इधर है कभी उधर है, ठीक है ना। वो दैट्स बेसिकली व्हाट वी रिफर हियर इन टर्म्स ऑफ HTML कि इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट विल टेक यू हाइपर टू अनदर रेफरेंस। सो हाइपरलिंक का बेसिक मतलब हुआ कि दिस इज एन एक्टिव, इस पे क्लिक किया, भाईजान ने हमें दूसरी जगह पे लेकर चला गया। कहां लेके जाएगा वो यहां पे हम पाथ दे देंगे। वो वेबसाइट हो सकती है, वो आपका वेब पेज हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर आ गए वापस अपने कोड के अंदर, ठीक। अब ये टास्क 3 है तो मैंने Ctrl+N किया, फिर वापस मैंने HTML लिखा। फिलहाल मैं बार बार लिख रहा हूं, आगे चल के कॉपी पेस्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बार बार लिखने से ये होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती है। तो HTML, ओके,
उसके बाद अगेन रिमेंबर हेड टैग, ये आदत डालो कि ये चीज रखो, नहीं दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक आदत होगी तो आपके कोड का स्टैंडर्ड हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, हेड के अंदर हमने दे दिया टाइटल, दिस इज टास्क 3, ठीक, और बैकस्लैश TI टाइटल, ओके। उसके बाद फिर बॉडी, ठीक, और फिर मैंने बॉडी को किया क्लोज। अब यहां पे मुझे क्या देना है, H1, दिस इज टास्क 3 बैकस्लैश H1, ओके। अब मैं आ जाता हूं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग के अंदर, बैकस्लैश पैराग्राफ, मेरी मर्जी में कहीं भी दे सकता हूं, क्लिक ऑन मी, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो दूसरा पेज कोई खुल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट से पहले ए टैग दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ क्लिक पे आ जाए, ऑन मी पे ना आए, तो क्लिक से पहले बैकस्लैश ए कर दिया। तो अब क्लिक लफ्ज पे जब वो क्लिक कोई करेगा तो वो होगा, ऑन मी पे कुछ नहीं होगा, या मैं पूरे पे कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट कैसे बना रहे हैं। जब आपने एंकर दिया तो इसका मतलब ये एंकर हो गया, लेकिन अब जाए कहां पे, तो इसीलिए हम इसमें एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं, एच रेफरेंस इज इक्वल टू, और उसकी प्रॉपर्टीज दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दे रहा हूं task1.html, कि जब मैं क्लिक करूं तो जो मैंने task1 फाइल बनाई थी उसके ऊपर चला जाए। task3 को किया सेव, ब्राउजर पर आ गए, task3 यहां पे सेव है, task1 भी यहीं पे सेव है। अब इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना, मैं URLs के ऊपर आगे बात करूंगा, पाथ के ऊपर आगे बात करूंगा। फिलहाल हमने क्या किया, डायरेक्टली यहां पे फाइल का नाम दे दिया गया, जब मैं क्लिक करूं तुम पे तो मेरी task1.html फाइल को तुमने लोड करना। task1 HTML कहां पड़ी है इसका बताना बहुत जरूरी है। अगर task1 किसी और फोल्डर में पड़ी होती तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने दोनों फाइलों को सेम पाथ पे रखा है तो मैंने सिर्फ फाइल नेम बता दिया। दिस इज नोन एज रिलेटिव पाथ, शायद पहले प्रोग्रामिंग में यूज किया हुआ हो, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव का मतलब यह कि जिस जगह मैं खड़ा हूं उसी जगह पे दूसरी फाइल पड़ी है, रिलेटिव में, रिलेशन में, कहीं और नहीं है, ठीक। यहां पे एग्जाम्पल में वेबसाइट का दिया हुआ है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि जहां पे मेरी फाइल है वो कहीं और है और वो लेकर किसी और सर्वर पे जा रही है, तो मैंने उसका पूरा URL दे दिया, ये फुल एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। मैं पाथ के ऊपर आगे और बात करूंगा। फिलहाल आ जाते हैं वापस इधर, मैंने task3 पे डबल क्लिक किया, मेरे पास आ गया task3। यू कैन नोट के क्लिक जो है वो अंडरलाइन और कलर चेंज है। मैंने इस क्लिक के ऊपर क्लिक किया, task1 वाला पेज लोड हो गया, सिंपल। वापस बैक किया, task3 आ गया, ये हाइपरलिंक का हमारे पास कोड आ गया। अगेन इसको भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया और अपने वर्ड में जाके पेस्ट कर दिया, जो भी ये task4 है, सॉरी task4 के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट इट रिक्वायर्स अस टू डू, कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाइपरलिंक्स हमने इसमें मुख्तलिफ यूज करनी थी, ठीक है। हाइपरलिंक क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज में क्रिएट करता है, हमें मूव करना। थोड़ी बात समझ में आई, परफेक्ट। अब आ जाते हैं एक और असाइनमेंट जो मैंने इसमें इंक्लूड अभी नहीं किया, ठीक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, और इन अदर वर्ड्स अ वेबसाइट ऑफ योर असाइनमेंट्स, जो ये सारे टास्क आप करते जा रहे हो। फिर अभी फिलहाल ब्यूटिफिकेशन पे, CSS पे हम बात नहीं कर रहे, सिंपल स्ट्रक्चरल बेस्ड वेबसाइट पे बात कर रहे हैं। आपने करना क्या है, एक वेबसाइट बनानी है, उस पूरी वेबसाइट के अंदर आपने अपने सारे टास्क रखने, ठीक। अगेन मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, फिर राम कहानी वही लिखनी है, HTML का टैग आ गया, बैकस्लैश HTML का टैग आ गया, ठीक। इसकी आदत डालो फिनिशली टाइप करने की, ताकि थोड़ा जहन में ना वो चीज बैठ जाए कि ये चीज करनी है। कॉपी पेस्ट तो बहुत आसान है, इंशाल्लाह हर जगह हो जाती है, आगे चल के कॉपी पेस्ट पे हम बेतहाशा करेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा वो प्रैक्टिस होता है कि आपको HTML का स्ट्रक्चर जहन में नशीन हो जाए। तो फॉर एवरी टास्क प्लीज ट्राई टू डू इट मैन्युअली। नहीं करोगे आपका नुकसान है, लेकिन करोगे तो आपको ही एडवांटेज मिलेगा कि यार आपको स्ट्रक्चर आपके HTML का समझ में आ जाएगा, ठीक।
इसको मैंने सेव करा दिया यहां पे जाके एज एन index.html करके। अब इसका नाम मैंने दिया index.html। index.html इसीलिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट पीस ऑफ थिंग दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड? इंडेक्स। सो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठाएं तो जब वर्ड के आइकॉन पे मैं डबल क्लिक करूं तो पहली चीज क्या एग्जीक्यूट हो? मेन मेन्यू इंडेक्स। नहीं, इंडेक्स नहीं, तो होता नहीं, वो तो वेबसाइट सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड मेन एग्जीक्यूट होता है। वर्ड मेन C++ में या जावा में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखने की क्या वजह है? वजह ये कि जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो सिस्टम सबसे पहले void main वाला मेथड उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होती जाएंगी। इसी तर्ज पे वेबसाइट के ऊपर जब हम आते हैं, वेबसाइट प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या एग्जीक्यूट हो? क्योंकि 1000 पेजेस हो सकते हैं, अभी मैंने बहुत सारे पेजेस 3-4 बना दिए, तो हम अब होम पेज भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये HTML की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आवर सिस्टम्स विल बी डिप्लॉयड ऑन सर्वर्स। तो सर्वर कहता है कि जब आप www.google.com लिखते हो तो गूगल की तो 1000 पेजेस हैं, 1000 सर्विसेज हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं क्या दिखाऊं? तो वहां पे मेन पेज का नाम आता है, वो नाम index.html। फेसबुक पे गए, पहला www.facebook.com आप लिखते हो तो पहली चीज जो एग्जीक्यूट होती है सर्वर पे वो index.html। अगर या PHP, जब हम PHP पे जाएंगे तो मैं लफ्ज PHP यूज करूंगा। So index is basically a requirement of your server, that the first thing the server will execute when user requests your website, पहला पेज वो उसने इंडेक्स उठा के देना है, आंखें बंद करके, भले 1,00,000 पेजेस पड़े हो, वो उठा के इंडेक्स ढूंढेगा। उसने कहा इंडेक्स होगी तो वेबसाइट चलेगी, वरना आपका सर्वर पे सिस्टम नहीं चलेगा। यहां तो मैं मैन्युअली डबल क्लिक कर रहा हूं ना, मैं डबल क्लिक करके बता रहा हूं। सर्वर पे हम डबल क्लिक थोड़ी करते हैं, हम तो URL देते हैं, भाईजान मुझे गूगल ला के दो। तो जब भाईजान को हम कहते हैं कि गूगल ला के दो तो वो www.google लिखते हैं, पीछे सर्वर उसकी इंडेक्स फाइल को कॉल करके आता है। फिर इंडेक्स में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले लॉगिन पेज पे ले जाओ, अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, सेशन बना हुआ है, तो उसको डायरेक्ट होम पेज पे ले जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक करता है, आप लॉग आउट हो तो पहले आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है, तो सेम चीज आती है। तो एवरी वेबसाइट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव अ डिफॉल्ट इंडेक्स पेज, मस्ट हैव अ डिफॉल्ट इंडेक्स पेज, क्योंकि सर्वर पहली चीज इंडेक्स को कॉल करता है। बात समझ में आई? और इसी चीज के ऊपर हम आगे और कंटिन्यूसली हर प्रोग्राम में इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो मैंने सबसे पहली चीज इसमें क्या बनाई, एक फाइल जिसको नाम दिया index.html। जब इसको हमने सेव किया तो टाइटल माय लैब प्रोजेक्ट वेबसाइट, ठीक, \ti टाइटल दे दिया। सॉरी, नहीं, साइड मैपिंग तो बेसिकली आपके पेजेस का स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ठीक है, कि एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो स्ट्रक्चर कहलाता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाता है आपकी पेज का, आपकी वेबसाइट का, उसको कहते हैं। ठीक, मेरे पास बॉडी आ गई। अब मैं फिलहाल क्विकली, अब आपके ऊपर डिजाइनिंग आपके ऊपर है। हमने दे दिया लैब हैंड आउट प्रोजेक्ट, ठीक, \h1 हो गया। उसके बाद मैंने पैराग्राफ शुरू किया, पैराग्राफ के अंदर आके मैंने इसको पैराग्राफ को किया क्लोज। ठीक, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने h3 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल नेम, \h3, फिर h3 एक और दे दिया, रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका रोल नंबर होगा, \h3। ठीक है, ये हमने सिस्टम बना दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ को किया क्लोज। अब मुझे यहां पे टास्क देने, तो यहां पे h3 HTML टास्क्स, HTML टास्क से हमने क्लोज कर दिया। ओके,
इसको मैंने फिलहाल करते हैं सेव। मैं आ जाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, इंडेक्स पे हमने डबल क्लिक किया तो मेरे पास मेरा HTML लैब हैंडआउट्स प्रोजेक्ट, नेम, रोल नंबर, HTML लैब टास्क का कंटेंट आ गया। कलर वलर जो आप देना चाहते थे। अभी हम CSS स्टाइलिंग डिजाइनिंग पे नहीं जा रहे, ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल कंटेंट को थोड़ा समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीक CSS पे जाएंगे तो इसी के ऊपर CSS अप्लाई करके इसको आराम से फजीलत दे देंगे। आपकी मर्जी, अभी नहीं करना ना, टेंशन क्यों ले रहा है, आगे चल के आप कर लेना जो दिल में आए। ठीक, नाउ व्हाट आई नीड टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। तो मैंने लिखा टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि जब मैं टास्क 1 पे क्लिक करूं तो टास्क 1 वाला पेज ओपन हो जाए। तो अब इसको हमें लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, A टैग यूज किया और इसको हमने \A टैग दे दिया। लेकिन हमें पता है कि A टैग तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको पाथ नहीं दोगे। तो अब हमने इसको H रेफरेंस दे दिया। H रेफरेंस देने का तरीका यह कि आपने H रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या होगी, उस फाइल का नाम। तो मैंने task1.html फाइल का नेम दे दिया, कंट्रोल S प्रेस कर दिया। टेस्ट करते हैं इसको, यहां पर आए, कंट्रोल R प्रेस किया, टास्क 1 आ गया हमारे पास। चाचे हाँ ठीक, तो वो जो टास्क हमने किया था, मैं टास्क 1 पे क्लिक करूंगा, मेरा टास्क 1 लोड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं बैक किया, लेकिन ये एक साथ एक लाइन में आ गए। तो हमने जो डिजाइन की थी उसमें ये अलग अलग पॉइंट्स के सूरत में आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इसको बेटा, अब हमें इसको बुलेट्स में देना है। तो मैंने यूज किया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट \UL क्लोज किया। ठीक, UL क्या चीज है, UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो बुलेट पॉइंट्स हम क्रिएट करते हैं। तो जो बुलेट पॉइंट्स हम बनाते हैं दोज आर नोन एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर आपने 1 2 3 लिखना है तो OL होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। 1 2 3 मींस ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने UL करना है, मैंने इसका नाम दे दिया UL, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। फिर लिस्ट का हर आइटम, तो उसके लिए लिस्ट आइटम करके एक कोड आता है। लिस्ट आइटम यहां पे शुरू किया और \list आइटम बंद किया, ये मेरे पास मेरा कोड बन गया। फिर हमने क्या किया, अब हजरत कॉपी पेस्ट की तरफ जाते हैं। इसको कंट्रोल C करके एंड में गए, इसको कंट्रोल V, कंट्रोल C, इस तरह से पेस्ट करते चले गए। ठीक, यहां पे आए, इसको सिंपली कर दिया रीनेम, ये टास्क 2, ये टास्क 3, ये टास्क 4, ये टास्क 5, ये मेरे पास टास्क 2, ये टास्क 3, ये टास्क 4, ये टास्क 5, कंट्रोल S कर दिया। अब क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, यहां पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास टास्क की लिस्ट आ जाएगी। जब मैं टास्क 1 पे जाऊंगा तो टास्क 1 आ गया, बैक प्रेस किया। टास्क 2 पे क्लिक किया तो टास्क 2 लोड हो गया, बैक प्रेस किया। टास्क 3 पे क्लिक किया तो टास्क 3 आ गया। ये क्या हुआ, नाउ बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरिंग योर वेब पेजेस और क्रिएटिंग योर वेबसाइट। ठीक, हुआ क्या, स्ट्रक्चर समझो जो अभी हमने डिजाइन में किया था। मैंने एक index.html करके अपना होम पेज बनाया। ओके, मैंने index.html करके अपना एक होम पेज बनाया। उस होम पेज में मैंने 4 लिंक्स क्रिएट कर दिए। लिंक्स क्रिएट किए यूजिंग माय एंकर टैग और उसको पाथ दे दिया वो उन 5 अलग अलग HTML फाइल्स का। ठीक, तो जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो ये वाली HTML फाइल लोड हो जाएगी। जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो ये वाली HTML लोड हो जाएगी। जब मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो ये वाली HTML हो जाएगी। 4 5 अभी हमने बनाई नहीं, वो जो ही आप बनाते जाओगे, हर टास्क के नाम से अलग अलग बनाते जाना, उसका लिंक यहां पे कॉपी पेस्ट होता जाएगा, आपकी पूरी एक वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, बैकएंड पे हम चले गए तो ये आपकी इंडेक्स फाइल के साथ आपके पास टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, हर पेज अलग अलग सेव होगा। ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। अब इसमें एक और चीज हमने डिजाइन में की थी कि जो कंटेंट मैंने HTML के इंडेक्स में रखा था, ये वाला, ये एज इट इज सब में नजर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आ गए, टास्क 1 के अंदर गए, उप्स सॉरी,
तो ये जो हेडर्स था H1 नेम पैराग्राफ के अंदर जो भी आप रख रहे हो इसको किया कॉपी, टास्क 1 वाली फाइल खोली, इसके हेडर से पहले पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, टास्क 2 वाली फाइल खोली, बॉडी के बाद शुरू वाले पोर्शन में हेडर में कॉपी कर दिया, टास्क 3 में गए, इसके भी शुरू वाले पोर्शन में गए, पेस्ट कर दिया, सबके अंदर पेस्ट किया, सबको दोबारा सेव किया। ठीक, अब मैं वापस यहां पर आया, कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया, जब मैं टास्क 1 में जाऊंगा तो यही कंटेंट यहां पे आ गया, नेम रोल नंबर, और मेरे पास टास्क दिस इज माय लैब टास्क 1 आ गया। ठीक, इसके बाद टास्क 2 में चले गए, टास्क 2 का हेडर आ गया एग्जैक्टली सेम, बाकी कंटेंट अलग आ गया। फिर मैं टास्क 3 में गया तो सेम चीज इसके ऊपर भी आ गई, टास्क 3 क्या में हिन बिनी जो नहीं करे जो हिन बिनी जो फाइलू उनके मिलियो हिन जो फाइलू एक्टिव न मिलियो, ये लिंक्स है एक्टिव ये सन कैन, ये पेजेस ऐसा एक्सेस ही न कैन 3 4 है 5। ठीक, तय करे वो कलर चेंज अप यो, दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ HTML एंड ब्राउजर दैट विच एवर लिंक्स यू हैव विजिटेड तो उसका कलर वो चेंज कर देता है। ठीक है, आगे CSS से हम इसको कंट्रोल करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, अब एक और चीज मुझे और इसमें करनी है कि जब मैं टास्क 1 के अंदर जाऊं तो अब मैं होम मेन्यू गायब हो गया, अब इसमें होम गायब हो गया, तो मैं क्या करूंगा, वापस कोड में आए, टास्क 1 वाली फाइल खोली, रोल नंबर के बाद मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक और पैराग्राफ बना देता हूं। ठीक, पैराग्राफ अभी यूज कर रहा हूं, आगे चल के हम डिव बनाते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिंक रख दूंगा ए का और इस पे लिख दूंगा गो टू होम। ठीक है, \a कर दिया, तो एक और एंकर टैग बना दिया ए करके, ताकि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज आ जाए। तो होम पेज कैसे लोड होगा, उसके लिए फिर वापस वही h रेफरेंस इज इक्वल टू कोटेशन स्टार्ट कोटेशन क्लोज, और अब की बार हम इंडेक्स का पाथ दे देंगे index.html, और यही कोड जो है कंट्रोल C किया, मैं सेव करने के बाद HTML2 में चला गया, जहां पे रोल नंबर वाला खत्म हुआ था उसके बाद एक और पैराग्राफ में ये दे दिया, कंट्रोल S प्रेस करके सेव किया, टास्क 3 में गए, पैराग्राफ में गए, इसके बाद एंटर किया, एक और पैराग्राफ लिखा, कंट्रोल S प्रेस करके हमने सेव करा दिया। नाउ गो बैक इनटू योर कोड, इसको हमने कंट्रोल R करेंगे, गो टू होम किया तो टास्क आ गया, फिर टास्क 1 पे क्लिक किया, गो टू टास्क भी आ गया, गो टू होम भी आ गया। ठीक, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि आपकी प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। मेन होम पेज के अंदर हर टास्क की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, जिस टास्क पे मैं क्लिक करूंगा उसका आउटपुट जनरेट हो गया, फिर गो बैक टू होम पेज, फिर टास्क 2 पे क्लिक किया तो टास्क 2 का कोड आ गया, फिर गो बैक टू होम पेज, फिर टास्क 3 पे क्लिक किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो शुरू का कोड सेम, तो वो शुरू का कोड हमने हर HTML में सेव कर दिया। अब जब आप टास्क 4 करने जाओगे तो आपके पास टास्क 3 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, इसी टास्क 3 को उठा के फाइल मैंने सेव एज कर दिया, या कंट्रोल N से न्यू किया, टास्क 3 खोला, कंट्रोल A प्रेस करके पूरा कोड कॉपी मारा, नई फाइल में आके पेस्ट किया। ठीक, जो चीज मेरे नीचे वाली, जैसे ये टास्क 3 था, इसको हमने 4 कर दिया, इसको फिलहाल हमने हटा दिया, डिलीट, कंट्रोल S प्रेस करके भाई को हमने सेव करा दिया task4.html। सिंपल। तो जब टास्क 4 सेव हो गया तो अब आपके पास टास्क 4 आ गया। अब टास्क 4 का कोड इसमें रखोगे, HTML में आपने जो इंडेक्स फाइल बनाई थी मेक श्योर करो उसमें टास्क 4 ऑलरेडी दिया हुआ हो। ब्राउजर पे आने के बाद जब आप 4 में जाओगे तो टास्क 4 वाला पेज ऑलरेडी आ जाएगा, शुरू का कोड ऑलरेडी आ गया। तो शुरू का जो हेडर है वो हर फाइल में हमने सेम देना है, इसीलिए शुरू का हेडर जो है वो हमने हर फाइल में सेम दिया। तो ये हेडर पैराग्राफ सेट है, तो ये हेडर कहलाता है जो हर पेज का सेम होना चाहिए। कंटेंट एरिया तब्दील हो रहा है, आगे चल के हम इसको बाइफर्केट करेंगे, हेडर्स को अलग करेंगे, बॉडी को अलग करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे होता है।